आज है 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप यह खबरें कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। पैनिक बुकिंग में भी अब कमी देखने को मिल रही है, जिससे हालात कंट्रोल में है। ऑनलाइन बुकिंग तेजी से बढ़कर 94% तक पहुंच चुकी है, जिससे सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और तेज हुआ है। सरकार का कहना है कि वह अमेरिका समेत अन्य देशों से गैस मंगवा रही है और मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद कीमतों में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार लगातार ऑप्टिमल सप्लाई चेन मजबूत करने में जुटी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मशहूर एक्ट्रेस रूपा गांगुली को टिकट देकर पार्टी ने बड़ा दांव चला है। इससे पहले 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी थी। वहीं असम के सीएम अपने पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे लगातार 7वीं बार मैदान में उतर रहे हैं। पार्टी ने नए चेहरे और दल बदलुओं को भी मौका दिया है। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने एक खास स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस विकसित किया है। यह डिवाइस शरीर से निकलने वाले पसीने और लार के जरिए कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान कर सकता है। यह रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग करने में सक्षम है। साथ ही सैनिकों के स्ट्रेस, थकान और हेल्थ पैरामीटर्स को भी ट्रैक करेगा। डिवाइस में ओईसीटी जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भविष्य में यह ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में भी हेल्थ स्क्रीनिंग आसान बना सकता है। यह इनोवेशन हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा पहुंची और संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। करीब 25 मिनट तक दोनों के बीच आध्यात्मिक चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर संत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह बाबा नीम करौली के आश्रम जाएंगी। साथ ही रामकृष्ण मिशन अस्पताल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन करेंगी। यह उनका मथुरा का दूसरा दौरा है। इस दौरे को आध्यात्म और समाज सेवा से जोड़कर देखा जा रहा है। एनआईए ने अमेरिका और यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग म्यांमार के उग्रवादी गुटों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ये टूरिस्ट वीजा की आड़ में भारत आए थे और ड्रोन और आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यह नेटवर्क भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसमें कुल 14-15 लोगों की ग्रुप की पहचान हुई है। अब एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। बिहार में कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें भी पार्टी बदलने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकराते हुए पार्टी के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। उन्होंने बीजेपी पर हार्श ट्रेनिंग का आरोप लगाया है। बता दें कि वोटिंग के दौरान 3 विधायक अनुपस्थित रहने से पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। अब राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। खुलासे के बाद राज्यसभा चुनाव की साख पर सवाल उठ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी मौत की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और हम युद्ध जीत रहे हैं। साथ ही दावा किया कि 20 दिन में ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमता को भारी नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए हैं। कई हथियार फैक्ट्रियां भी नष्ट कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ईरान अब दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इससे कांग्रेस की गणित बिगड़ सकती है और मुकाबला रोचक हो सकता है। हाल के चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने भी चिंता बढ़ा दी है। वैसे कांग्रेस के पास फिलहाल सीमित संख्या बल है। बीजेपी और अन्य दलों की रणनीति भी लगातार बदल रही है। चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। दिल्ली अग्निकांड के बाद आयोजित शोक सभा में सियासी माहौल गर्मा गया है। आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प और धक्का मुक्की हुई। इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लोग कुर्सियां फेंकते और हंगामा करते दिखाई दिए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। इस घटना ने शोक सभा का माहौल बिगाड़ दिया। इस विवाद के बाद राजधानी की राजनीति और गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई जयचंद बैठे हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव के बाद से पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। साथ ही वत्स के बीजेपी संपर्क में होने की चर्चा भी तेज है। इससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा के पानीपत में भीषण सड़क हादसे ने सभी को झंझोर कर रख दिया। बस और इको वैन की टक्कर के बाद सीएनजी सिलेंडर फट गया, जिससे वैन में भयानक आग लग गई और एक युवती जिंदा जल गई। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
बताया जा रहा है कि सभी मजदूर ईद मनाने अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के सूरत में एक आश्रम में नकली नोट छापने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा के फेक नोट और मशीनें जब्त की है। मुख्य आरोपी एक तथाकथित योग गुरु है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी क्रिप्टो के जरिए चीन से कागज मंगाते थे। इसका भुगतान क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया जाता था। रैकेट पिछले कई महीनों से एक्टिव था और बाजार में नकली नोट खपाए जा रहे थे। इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। इसके अलावा पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए समस्तीपुर के जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े और माहौल भावुक हो गया। हर तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। शहीद के परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व की भी झलक थी। बताया गया कि शहीद ने एक दिन पहले पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की थी। शहीद की बहादुरी को हर कोई याद कर रहा है और पूरे गाँव ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी और पूरा इलाका भारत माता की जय से गूंज उठा। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने एई पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए वसूले थे। पीड़ित को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर भरोसा दिलाया गया। जांच में सामने आया कि पहले भी इस तरह की ठगी की जा चुकी है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं। साथ ही मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। रमजान के 29वें रोजे के बाद भी चांद नजर नहीं आया, जिसकी वजह से अब ईद 21 मार्च यानी कल मनाई जाएगी। शहर की प्रमुख मस्जिदों में नमाज का समय तय कर दिया गया है। सुन्नी और शिया समुदायों में नमाज के अलग अलग समय रखे गए हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। राजस्थान में तेज बारिश और ओला गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कुछ इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। वहीं उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ में करीब 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।